रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल एक ऐसा इदारा है जिसका ताल्लुक फनून लतीफ़ा की एक अहम कड़ी से है। आर्ट्स कौंसिल के नाम से ही जाहिर होता है कि ये फ़न के मुख्तलिफ ज़ावियों की अक्कासी करता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़नी सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए आर्ट्स कौंसिल के क़याम की ज़रूरत को महसूस किया गया और इस तरह मुल्क भर में आर्ट्स कौंसिल्स के वजूद को कायम किया गया। इस इदारे में ज़िलाई सतह से लेकर कौमी और बैनुल अक़वामी प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, यौम पाकिस्तान से मुतालिक तकरीबात, अदबी प्रोग्राम्स, लोक मेले, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, फ़नकारों की सलाहियतें और स्पोर्ट्स के इवेंट्स भरपूर अंदाज में पेश किए जाते हैं। 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो शरह ख़वानदगी 17% थी। वक्त गुजरने के साथ साथ शरह ख़वानदगी को मद्देनज़र रखते हुए जदीद उस्तवार पर चलने की ज़रूरत को महसूस किया गया और आर्ट्स कौंसिल्स के क़याम को हतमी शक्ल दी गई और अब ये इदारा फ़न की तरवीज के साथ साथ जदीद तकनीकी तालीम में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। ये वो इदारा है जहाँ पाकिस्तानी सकाफत के सारे रंग झलकते हैं। इस इदारे तक आम आवाम की रसाई किस तरह मुमकिन है और ये इदारा बिलखुसूस नौजवानों, फ़नकारों और हुनरमंद अफराद की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम और के मेहमान में हमारी मेहमान शख्सियत होंगे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी वकार अहमद। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो वकार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी इस इदारे के वजूद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसके का जो क़याम है उसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमारे इस इदारे को आपने इस काबिल समझा और आप सब तशरीफ़ लाए अपनी टीम के साथ। जहाँ तक रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल का ताल्लुक़ है तो ये सबसे कदीम आर्ट्स कौंसिल है जो 64 में मार्ज़ वजूद में आई। उस वक्त और कोई कल्चरल बॉडी नहीं थी, इवन नेशनल सेंटर भी इसके बाद बने। तो गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए प्लस अपनी एक्टिविटीज़ जितने भी हमारे फ़नकार हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक इदारा ऐसा होना चाहिए जिसके प्लेटफार्म से ये तमाम एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जा सके। ठीक है। इस मकसद को सामने रखते हुए ये इदारा मार्ज़ वजूद में आया और ये 64 से लेके अब तक काम कर रहा है। तो वकार अहमद साहब, इस इदारे की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? अच्छा सवाल है। अपने इदारे की कारकर्दगी से तो डेफिनेटली हम मुतमिन हैं और हमने इतना काम किया, इसको अपनी एक गोल्डन पीरियड दिया है और इसमें एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी हम शब व रोज़ अपनी काविशों को जारी रखते हैं और करते भी हैं। ये एक डिवीज़नल आर्ट्स कौंसिल है जो पिंडी डिवीज़न को, पूरे डिवीज़न को डील करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बाहर जाके भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाके काम किया है और एक अच्छा टैलेंट सामने भी लाए हैं, उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, आर्टिस्टों को भी प्लेटफार्म दे रहे हैं, नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ का इनेकाद करते हैं और आए दिन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप बता रहे थे आप लोगों ने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का भी इजरा किया है, बहुत सारे शोबे आप लोगों ने मज़ीद जो हैं वो ड्रामा, म्यूज़िक के अलावा भी ओपन किए हैं, उसके बारे में थोड़ी तफसील के साथ आप अगर बताएं तो। अच्छा, हमारे पास इस वक्त 25 के करीब ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का है, फ्लावर मेकिंग का है और कुकिंग के 5 कोर्सेज हैं। उसके अलावा स्कल्पचर का है, फ़ाइन आर्ट्स के हैं, म्यूज़िक के हैं, कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम और ढोलक। इसके अलावा हम अभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी शुरू है, साथ ही उसका सोइंग कटिंग का भी कोर्स है, इंग्लिश स्पोकन का भी है। अभी हम कुछ कोर्सेज़ नए भी शुरू कर रहे हैं जिसमें सितार का है
गिटार की हैं और इसके अलावा वायलिन की क्लासेस हम कर रहे हैं। साथ ही हम एक स्टूडियो खोलने जा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो स्टूडियो, जिसमें इस इलाका के जो यूथ है हर किस्म के लोग उसमें आके अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये अच्छा है, एक बड़ा देर से सिलसिला शुरू कर रहे हैं, बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं इसके। अच्छा। और माशाल्लाह इस वक्त भी हमारे पास कोई 2500 के करीब स्टूडेंट एक साल में मुख्तलिफ़ फ़नून से करके वो जाते हैं, और अपने लिए बहुत सारे स्टूडेंट उसको फील्ड में यूज़ भी करते हैं, अपने लिए एक अच्छा रोज़गार का मौका भी उनको फराहम मैसर आता है। अकेडमीज़ भी बनाते हैं और अपने अकेडमीज़ में उसको बच्चों को सिखाने का भी अमल एक जारी है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक है जिसमें रोज़गार के मौके भी उनको मिल रहे हैं, और अपनी फैमिलीज़ के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के बाद उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। वक़ार अहमद साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि आर्ट्स काउंसिल काफ़ी सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लोगों को उनके एक तो ड्रीम पूरे कर रहा है, जो उनके ख्वाहिशात हैं फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक, दूसरी तरफ उनको एक मतलब एक पेशे के तौर पर भी इस चीज़ को वो कर रहा है। वक़ार साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप आर्ट्स काउंसिल के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी जो है वो रोशनास करवाएँ, उनको भी देखते हैं। ज़रूर चलते हैं जी, आपको मुख्तलिफ़ शोबे दिखाते हैं अपने आर्ट्स काउंसिल। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है जी, इसमें मुख्तलिफ मीटिंग्स हमारी, या कभी कभी इसमें एक लिटरेचर के हवाले से भी मीटिंग्स होती हैं। शायर आ जाते हैं, वो बैठ के अपनी गपशप करते हैं, नए आइडियाज़ देते हैं। आर्टिस्टों की भी इधर मीटिंग होती है, हमारी अपनी भी ऑफिस की। इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे अपनी आर्ट गैलरी में। बिल्कुल। और इसी तरह से ये एक सिलसिला चलता रहता है हमारा। ये हमारा ऑडिटोरियम है जी, 600 सीटिंग कैपेसिटी है इसकी। मेरा ख्याल है कि इस रीजन में सबसे बड़ा ये ऑडिटोरियम है। पहले लियाकत हाल था, वो 727 सीटों का था, वो अब चूँकि NCA को दे दिया गया, उसके बाद ये सबसे बड़ा इस रीजन का ऑडिटोरियम है। यानी रावलपिंडी में ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। सही। और 600 कैपेसिटी आप बता रहे हैं? 600 कैपेसिटी इसकी। ठीक है। और सर यहाँ पर क्या साउंड सिस्टम और दीगर चीज़ें? साउंड सिस्टम, लाइटिंग, सब कुछ इंस्टॉल है। ओके। और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें ड्रामा है, म्यूज़िक है, नेशनल डेज़ पे प्रोग्राम है हमारे आर्ट्स काउंसिल के भी काफ़ी प्रोग्राम्स में होते हैं। ठीक है। स्टेज ड्रामास वगैरह काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि एक सिंगल ऑडिटोरियम है इस रीजन में, बहुत तो बिजी ये रहता है। आवाम के लिए ओपन रहता है? ओपन रहता है जी, आम आवाम, बाकी लोग भी करते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है। वो रेंट दे के अपने अपने प्रोग्राम्स अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अभी भी ये देख रहे हैं आप, ड्रामे की रिहर्सल हो रही है। हाय, सोचा था प्यार ना करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें, तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार ना करेंगे। बस 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 बहुत हो गया। अभी जैसे ये रिहर्सल हो रही है, इसमें से सारे हमारे माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट हैं जो ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। सर डेली बेसिस पर ये एक्टिविटीज़ होती है, ड्रामा, स्टेज ड्रामा? डेली बेसिस पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें ड्रामा भी है। बाकी नेशनल डेज़ पे हमारे प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस हवाले से भी अगर कोई प्रोग्राम्स है तो वो भी हम इधर अरेंज करते हैं। मुख्तलिफ NGOs भी अपने प्रोग्राम्स इधर करती हैं। इस वक्त कितने ऐसे लोग आपके साथ मुंसलिक हैं जो यहाँ पे स्टेज परफॉर्मर हैं, जो परफॉर्म करते हैं? हमारे पिंडी के तमाम आर्टिस्ट ही हमारे साथ हैं। अच्छा। वो करते हैं यहाँ पे, और ये हॉल पैक होता है।
سر یہاں جو لوگ پرفارم کرتے ہیں جو آرٹسٹ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تعریفی اسناد کچھ اس ٹائپ کا کچھ ریوارڈ وغیرہ کا سلسلہ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل ہے، اس میں ہم ان کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، سب کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، اس میں کے بعد پھر ریوارڈ شو بھی ہوتے ہیں، اس میں تمام آرٹسٹوں کی اس ریکگنیشن کے لیے، ان کے کام کی اپریسیشن کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے نامور فنکار شبیر مرزا۔ ان سے جانیں گے کہ آرٹس کونسل کیسے فنکاروں کی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کیسے ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ آرٹس کونسل کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آرٹ کونسل جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ بڑے شروع سے ہیں، 1979-80 کا دور تھا جب صدر میں ہوتی تھی حیدر روڈ پہ، تو وہ کرائے کی بلڈنگ تھی، وہ گورنمنٹ نے خالی کرا لی، پھر یہ بڑے فنکاروں نے اس کے لیے جد و جہد کی اور یہ بلڈنگ یہ جگہ ملی تو پھر اس کا بنانے کا چکر تھا، اس کے لیے یہاں فنکاروں نے آ کے خود کام شروع کر دیا تھا، تو پھر وہ گورنمنٹ نے بنایا اس کو، یہ بلڈنگ ہے فنکاروں کی، سمجھ یہ چھت ہے فنکاروں کی۔ دیکھیے جی، آرٹس کونسل بہت ضروری ہے پوری دنیا میں۔ ہمیشہ جو اچھے بڑے آرٹسٹ، کئی UK میں کئی ایسے پلے ہیں جو 30-32 سال سے اسٹیج ہو رہے ہیں۔ اب جب اسٹیج کرنے جاتے ہیں 4-6 دن ریہرسل ہوتی ہے، آرٹسٹ میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا جو کیریئر کا سٹارٹ لیا وہ بیسکلی سٹارٹ ہی آرٹس کونسل سے تھا، اور 2005 میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 2014 میں پنجاب یوتھ فیسٹیول ہوا تھا، میں نے راولپنڈی آرٹس کونسل کی طرف سے ہی پریزنٹ کیا تھا، اور الحمدللہ میں نے گولڈ میڈل ون کیا۔ تو یہ سب کچھ آج جو کچھ بھی میری جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں صرف آرٹس کونسل کی ہی وجہ سے۔ 77 میں نے ریڈیو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 88 میں 10 سال بعد TV شروع ہوا تھا، اور اس کے دوران پھر اسٹیج پلے بھی چلتے رہے، اور اب ماشاءاللہ فلمیں بھی چل رہی ہیں، تو فلم بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اوکے، یہ بتائیں کہ آرٹس کونسل نے آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ تو آرٹ کونسل دراصل جب ہم اس فیلڈ میں آئے تھے تو یہ بات ہے تقریباً 77-78 کی، تو اس کی جو بلڈنگ ہوا کرتی تھی وہ صدر میں ہوا کرتی تھی، راولپنڈی میں۔ وہ بھی ایک خوبصورت بلڈنگ تھی، ایک اچھا اس کا بھی عمل تھا، اور اس وقت ہم لوگ بھی ماشاءاللہ جوان تھے۔ ہم لوگ سے مراد ہمارے ساتھی سارے جو تھے، نصیر قریشی تھا، ہاشم بٹ تھے، غزالہ بٹ تھے، ارشد صاحب تھے، بہت سارے لوگ جو ان دونوں وہاں آرٹ کونسل میں آیا جایا کرتے تھے۔ اور لیکن ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس وقت بھی جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر وہاں ملی، ناہید منظور صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ سے نواز رکھے، ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی آرٹسٹوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ انہوں نے بالکل بڑی بہن جیسا، بڑی ماں جیسا انہوں نے رول ادا کیا، اور آرٹ کونسل جو ہے نا وہ جب سے ماشاءاللہ پھولتا پھلتا چلایا ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ جو کہ یہ بلڈنگ یہاں پر آ گئی ہے تو یہاں پر بھی ہم ماشاءاللہ ان کی محبت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میرا خیال یہی تو جگہ ہیں جہاں سے آرٹسٹ اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ جس کو ٹی وی میں جگہ نہیں ملتی، جسے ریڈیو میں جگہ نہیں ملتی، وہ آرٹ کونسل میں آتا ہے۔ آرٹ کونسل میں مختلف ٹولیاں، مختلف گروپ بنا کر ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور یہ آرٹ کونسل کی شفقت ہے کہ ان کو مواقع دیتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ شو کریں، وہ شو ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، خصوصاً نئے آرٹسٹوں کو۔ اور میں تمام ان لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ آرٹ کونسل کی طرف رجوع کریں، یہاں پر آئیں، یہاں سے سیکھیں۔ یہاں پر آپ کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، یہاں پر بہت سی کلاسز ہوتی ہیں، مصوری کی بھی ہوتی ہیں، اسپوکن انگلش ہوتی ہے، موسیقی کی کلاسز ہوتی ہیں۔ آرٹ کونسل جو ہے وہ آرٹسٹ کے لیے بہت کچھ مواقع فراہم کر سکتا ہے یہاں پر۔ کہ اور سناؤ گھر والے ٹھیک ہیں، اور سناؤ کراچی ٹھیک ہے، اور سناؤ فلاں، تو پھر اور اتنا کیا کہ آپ کا چینل اور ہو گیا، اور ہی آ گیا۔ آپ کی زندگی میں آرٹس کونسل راولپنڈی نے کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان میں یہ واحد ان کا یہ تھیٹر ہے، ہال ہے، جس میں فیملی شوز ہوتے ہیں۔
पाकिस्तान में और किसी जगह आप लाहौर चले जाएं, बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं लाहौर में, लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल के अंडर है ना, वो फैमिली ड्रामा सिर्फ इधर ही होता है। फैमिली के लिए मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, अपने ड्रामे करता हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुलवाता हूँ। तो आर्ट्स काउंसिल जो है ना, आपकी तालीम में तरबियत करती है, आपको कल्चरल तौर पे रिच करती है, बताती है दुनिया में आप किसी को भी। मैं अभी आपसे मैं कहूँगा ना अफ्रीकन, तो आपको उनका कल्चर, वो ड्रम, वो जेन में आ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह ये कल्चर को निखारने में आर्ट्स काउंसिल बड़ा काम करती है। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का मैं हमेशा कहता हूँ कि फैमिली को घर से बाहर निकालने में इनका बड़ा हाथ है, और आर्टिस्टों को बड़ा ख्याल रखता है। ये आर्ट गैलरी है जी, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नुमाइशें लगी हैं। अभी आप देख रहे हैं कश्मीर इशू पे ये नुमाइश है, फ़ोटोग्राफिक एग्जीबिशन है। ये हमने इंटरनेशनल ह्यूमन डे के हवाले से लगाई थी कि कश्मीर में जो बाकी तो बात हो रही है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो क्यों नहीं नज़र आ रहा सबको। उसके अलावा जो नए टैलेंट है उनको भी प्लेटफॉर्म मैसर आता है। वक़ार अहमद साहब, आपने ये खूबसूरत गैलरी हमें दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आर्ट्स काउंसिल की जो सही मायनों में अहमियत है उसको उजागर किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच आपका भी कि आपने हमें इस इदारे को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हम मौजूद थे आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में, और हमने मुलाकात की डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी वक़ार अहमद साहब से, जिन्होंने नौजवानों, फ़नकारों और हुनरमंदों की ज़िंदगी में आर्ट्स काउंसिल की अहमियत पर बाखूबी रोशनी डाली। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आराह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अपनी मेज़बान नौशीन तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।